Hello students, today we are going to discuss about new unit named the solid state. It belong part first chemistry section. बच्चों पार्ट 1 में आज नई यूनिट का स्टार्ट लेने जा रहे हैं हम लोग और यूनिट है आपकी सॉलिड स्टेट ठोस प्रावस्था जो कि स्टेट ऑफ मैटर से बिलोंग करती है। बट इस यूनिट में हम लोग प्रॉपर सॉलिड्स सबस्टेंस के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स का स्टडी करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले क्या कंटेंट है इस यूनिट के, देन क्या अपना सिलेबस है और फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट लेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों जान पाते हैं कि क्या कंटेंट है इस यूनिट के। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर में, क्या सॉलिड स्टेट है, क्या सॉलिड स्टेट सबस्टेंस हैं, उनके एग्जांपल्स हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। देन क्रिस्टल और क्रिस्टल सिस्टम के बारे में समझेंगे। यहाँ नंबर ऑफ क्रिस्टल एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टल का स्टडी करेंगे। देन ब्रेविस लेटिस, इसे ब्रेविस जालक कहते हैं। देन एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स, एक क्यूबिक सेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या उनके फेसेस हैं, क्या उनका एंड पॉइंट है, क्या स्ट्रक्चर है और क्या प्रॉपर्टीज है। देन पैकिंग इन क्रिस्टल्स, स्पेशली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इनका स्टडी होगा। एंड देन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, जिन्हें अंतराकाशी स्थान या रिक्तियां कहते हैं, इन्हें स्ट्रक्चर्स के माध्यम से जानेंगे। देन पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबस्टेंस एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देन स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स, यानी आयनिक सॉलिड्स का क्या शेप है, उनका क्या स्ट्रक्चर्स है, इसका स्टडी होगा। एंड देन डिफेक्ट्स, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। इनिशियली यहाँ फ्रेंकल एंड सार्टिकी दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यहाँ इलेक्ट्रिकल नेचर का स्टडी होगा। और लास्ट करेंगे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जहाँ क्लासिफाइड होते हैं ये पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक कैटेगरीज में। तो एग्जांपल लेंगे और प्रॉपर्टीज समझेंगे कि कैसे इन्हें क्लासिफाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट लेंगे आज हम लोग, इंट्रोडक्शन करेंगे इस यूनिट का। इंट्रोडक्शन, what are solids and what is the role of solid substance in this universe. You know that universe is made up of matter and energy. Whole universe is made up of matter and energy. So matter constitutes is the universe, while energy is the factor which controls the interaction taking place in the universe on the basis of different experiments and theories. It has been proved that universe is made up of very small particles. These particles are atoms, ions or molecules. So you focused in 3 points: atoms, ions and molecules, because in this chapter they are called the constituent particles of solid matter, but are present in aggregates in the arrangement. The physical state is dedicated by strength of interparticle forces holding the particles together under conditions present on the earth. The matter may exist simply in 3 physical states:
called solid state, liquid state and gas state. On the basis of following property, matter is divided into rigid and fluids, as solids do not have following properties. They are rigid, while liquid and gases both are fluids, as they have following properties. बच्चों, हम जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड यूनिवर्स द्रव्य मीन्स मैटर तथा एनर्जी मीन्स ऊर्जा से मिलकर बना है। द्रव्य यानी मैटर, तो अगर मैटर को डिफाइन करें बच्चों, तो वह है जो स्थान घेरता है, जिसका अपना मॉस है मीन्स अपना भार है, और एक सर्टेन कंपोजिशन यानी निश्चित उसका कुछ अनुपात है, तो मैटर है। तो इस यूनिवर्स का निर्माण करने वाला जो फैक्टर है वो मैटर है बच्चों, अर्थात द्रव्य इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला फैक्टर है, जबकि जो एनर्जी है यानी ऊर्जा वो इसकी क्रियाओं को संचालित करने वाला फैक्टर है। मीन्स विदाउट एनर्जी मैटर कैन नॉट फंक्शुएट, बिना ऊर्जा के द्रव्य द्वारा कोई संक्रियाएं संभव नहीं है, तो इसलिए ऊर्जा आवश्यक है। अब विभिन्न प्रयोगों द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, थ्योरीज के द्वारा यानी सिद्धांतों के द्वारा मिलकर यह सिद्ध किया जा चुका है कि जो द्रव्य का निर्माण है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर हुआ है, और इन्हें एटम कहते हैं मीन्स परमाणु कहते हैं, आयन के रूप में जानते हैं, और साथ ही साथ इन्हें अणु के रूप में जानते हैं मीन्स मॉलिक्यूल फॉर्म में जानते हैं। ये कण यानी ये पार्टिकल्स एकाकी नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे जो मैटर्स हैं यानी जो पदार्थ हैं उनके घटक कणों के मध्य कार्य करने वाले अंतरा कणीय बल के रूप में एक विशिष्ट भौतिक अवस्था को प्रदान करते हैं। अब बच्चों, हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसमें जितने भी मैटर्स हम लोग देख पाते हैं, या कह लें कि जो भी पदार्थ अब तक हम लोगों ने देखे हैं वे केवल इन तीन भौतिक अवस्थाओं में ही हैं, जिन्हें हमने स्टेट ऑफ मैटर में क्लासिफाइड किया था, और इन्हें सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में जानते हैं। तो पदार्थ के जो फ्लो का नेचर मीन्स जो बहने का गुण है, उसके आधार पर यहां इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इन मैटर्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। इन्हें रिजिड यानी दृढ़ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, और फ्लूइड मीन्स तरल यानी जो बहने वाले सब्सटेंस है वो मोस्टली फ्लूइड होते हैं, तरल होते हैं, इस फॉर्म में बांटा गया है। तो ठोस पदार्थ दृढ़ कहलाते हैं क्योंकि इनमें बहने का कोई गुण नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए स्टोन का, डायमंड का, या अदर सब्सटेंस जो कि सॉलिड हैं, इनमें फ्लोरेटरी नेचर नहीं होता है, अर्थात बहने का कोई गुण नहीं होता है। जबकि अगर लिक्विड या गैस, या इनको कंजुगेटेड पार्ट्स के रूप में ले लें, संयुक्त रूप में ले लें, जिसे हम फ्लूइड कहते हैं या तरल पदार्थ कहते हैं, तो इस तरह से बच्चों मैटर को हम दृढ़ और तरल यानी रिजिड और फ्लूइड दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और यहाँ जो रिजिड वाला पार्ट है वो आपका सॉलिड स्टेट में आता है, और प्रॉपरली हम लोग इस चैप्टर में सॉलिड्स का स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन में जानते हैं कि सॉलिड क्या है और कैसे हम इनके नेचर्स को या प्रॉपर्टीज को लेकर के इन्हें डिफाइन करते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल लें एक सॉलिड सब्सटेंस का, लाइक एज अ स्टोन और अदर सॉलिड सब्सटेंस, और इसका वेट करें, मास चेक करें, देन सपोज दैट 5 kg मास मिलता है इसका, जो इसके लिए वॉल्यूम होगा। बच्चों, वॉल्यूम को आयतन कहते हैं। और सेकंड टर्म है
कि इसका शेप कैसा है, यानी आकृति कैसी है इसकी। तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये दो चीजें हम लोग रीड आउट करें कि एक वॉल्यूम और एक इसका शेप एज इट इज। आफ्टर सम टाइम कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो इस पर फॉलो आउट करें। और बच्चों, सॉलिड स्टेट के लिए बेसिकली टू फिजिकल फैक्टर्स आर मोर देन इंपॉर्टेंट। वन इज नोन एज इंटरस्ट्रियल फोर्सेस, अंतरा अणुक बल या अंतरा कणीय बल, और सेकंड है बच्चों तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर का, प्रेशर का, डेंसिटी का, वॉल्यूम का, इन सॉलिड सब्सटेंस से रिलेशन है। इनमें से स्पेशली अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट फॉलो करें सॉलिड सब्सटेंस पर, तो देख पाते हैं कि क्या इस वॉल्यूम में और क्या इस शेप में कोई चेंज आ पाता है। तो हम पाते हैं कि वॉल्यूम में और शेप में टेम्परेचर के इंक्रीजमेंट से विशेष करके इस तरह के सॉलिड्स जैसे स्टोन है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बट जब हम मेटल का एग्जांपल लेते हैं, लाइक एज आयरन, लाइक एज सम अदर मेटल्स, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड सम एक्सेट्रा, वो टेम्परेचर के इफेक्ट में मेल्ट कर जाते हैं। बट हमने यहाँ जो एग्जांपल लिया है वो बेस्ड है इनके अंतरकणीय बलों से, इंटरस्ट्रियल फोर्सेस से। तो जनरली बच्चों ये दो पॉइंट्स यहाँ सर्टिफाइड करते हैं सॉलिड स्टेट को, सॉलिड सब्सटेंस को, कि सॉलिड सब्सटेंस वे हैं जो ना तो अपना वॉल्यूम चेंज करते हैं और ना ही अपनी शेप में कोई चेंज करते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ डिफाइन करें तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अकॉर्डिंग टू देयर शेप। तो बच्चों सॉलिड सब्सटेंस को अगर डिफाइन करें इन दो प्रॉपर्टीज के आधार पर, तो कह सकते हैं कि द सॉलिड सब्सटेंस हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, अर्थात ठोस वे पदार्थ हैं जिनकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर सॉलिडिटी, बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको यहाँ हम लोग देख पाते हैं। डायमंड इज द मोस्ट सॉलिड सब्सटेंस इन होल यूनिवर्स। आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड स्टोन आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। बच्चों जब हम डिस्कस करते हैं इनकी सॉलिडिटी का, तो मैंने कहा कि टू फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इनकी सॉलिडिटी को बिलोंग करते हैं। और पहला फैक्टर है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतरय आणविक स्थान, और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उस स्थान के कारण क्या उन पर फोर्स क्रिएट होता है, ये बेसिक फैक्टर्स हैं। सो बच्चों स्टेट को डिफाइन करने से पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज का। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के क्या नेचर है, क्या गुण है, और समझते हैं इसे काइनेटिक थेसिस से। मॉलिक्यूलर थेसिस से अगर स्ट्रक्चर डिनोट करें, देन गतिज आणविक सिद्धांत द्वारा हम इनके प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर सकते हैं। दिस थ्योरम सेज दैट द सॉलिड सब्सटेंस मॉलिक्यूल आर मोर देन नियरेस्ट, यानी ठोस पदार्थों के जो अणु हैं बहुत ही पास पास होते हैं, अर्थात अत्यंत समीप होते हैं। और मैंने डिस्कस किया कि इस होल यूनिवर्स में पदार्थ उपस्थित है, तो सॉलिड सब्सटेंस मैटर की ही एक स्टेट है। तो इस स्टेट में पाए जाने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं बच्चों, उनकी सॉलिडिटी इन मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, और इनका जो गैप प्लेस है वो जितना ही कम होगा उनकी सॉलिडिटी उतनी ही अधिक होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो बच्चों यहां देख पा रहे हैं कोई भी आप इस पूरे डायग्राम में से कोई भी टू मॉलिक्यूल्स ले लें, तो उनके बीच का यानी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, प्लेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ये जो प्लेस दिखाई दे रहा है इस प्लेस को नॉमिनेट करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इसे कहते हैं अंतरा आणुक
स्थान। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये कि जो सॉलिड सब्सटेंस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का वैल्यू बहुत कम होता है, माइनर होता है, और ये गैप प्लेस जितना कम होगा उनकी सॉलिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का वैल्यू अगर लो है और मॉलिक्यूल नियरेस्ट हैं, सो इनके मध्य में लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज मोर देन हाई। बच्चों इसे कहते हैं अंतरा आणुक बल, और भी इसे कई नामों से डिफाइन करता है ये मॉडल काइनेटिक थीसिस। इसे ससंजक बल भी कहते हैं, अधेसिव फोर्स भी कहते हैं, इसे अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं, मींस इसे आकर्षण बल भी कहते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसका वैल्यू भी मोर देन हाई होगा, मींस ये वैल्यू इंक्रीज करेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की। कब? जब ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का वैल्यू डिक्रीज करेगा, यानी जितना मॉलिक्यूल नियरेस्ट होंगे उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का वैल्यू हायर होगा, ज्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सॉलिड सब्सटेंस इज रिजिड। बच्चों जो सॉलिड सब्सटेंस हैं वे बहुत दृढ़ होते हैं, मींस कठोर होते हैं, और एक तरह से इनकम्प्रेसिबल होते हैं। प्रेशराइज करने पर ये अपने शेप में किसी प्रकार का चेंज नहीं लाते हैं, और मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करने पर वो अलग एक केस हुआ कि उन्हें हम ब्रेक कर दें, तोड़ दें। देन नॉर्मल प्रेशर पर वे अपने शेप में कोई चेंज नहीं लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया डेफिनेशन से कि शेप और वॉल्यूम दोनों के ही डेफिनिट हैं, सर्टेन हैं, यानी ना तो ये अपने आकार में कोई बदलाव लाते हैं और ना ही अपने वॉल्यूम में कोई चेंज लाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वी प्रोवाइड अस हीट in solid substance with any source, किसी भी स्रोत से अगर यहां इन सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट देना स्टार्ट करें, टेम्परेचर देना स्टार्ट करें, देन जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं और उनके मध्य क्रिएट होने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसमें थोड़ा सा कुछ वाइब्रेशन होगा, जिसके कारण वे अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑन हीटिंग सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एंड द टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग इज नोटिस्ड एट 1 atm प्रेशर इज नोन एज देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। तो यहां से बच्चों हम लोग एमपी को भी डिफाइन कर सकते हैं। एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट्स। आप देख पाते हैं डिफरेंट मेटल्स के एमपीज और बीपीज लिखे होते हैं, लिक्विड्स के लिए भी और अदर सब्सटेंस के लिए भी। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दिस केसेस बिलोंग इन बेसिकली मेटेलिक सॉलिड्स। जो मेटल हैं लाइक एज अ गोल्ड, लाइक एज अ आयरन, लाइक एज अ सिल्वर, उनके लिए ये बेस्ट है क्या कि यदि उन्हें हीट किया जाए तो वे धीरे धीरे अपने मेल्टिंग पॉइंट्स पर इफेक्टेड होकर के अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं, बिकॉज गैप प्लेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर particles is more than and the interstitial molecular force value is decreases। अगर ये अंतरा आणुक बल का मान कम होगा देन जो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा था वो वीक हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का गैप प्लेस थोड़ा बढ़ जाएगा, और इसके कारण वे अपनी जो सॉलिड स्टेट है उसको चेंज करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो ये एक नेचर है ऐसे मेटेलिक सॉलिड्स का। बट जनरली लाइक एज ए स्टोन, लाइक एज अ डायमंड, अगर इस तरह का हम एग्जांपल लेते हैं देन टेम्परेचर के इफेक्ट में ये जल्दी से अपने में कोई चेंज क्रिएट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर रिजिड। ये इतने दृढ़ हैं, ये इतने कठोर। और ऐसे स्टेट में ये सब्सटेंस अपने जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर कंपन गति, ट्रांसलेटरी मोशन को शो करने लगते हैं, अर्थात कंपन गति प्रदर्शित करते हैं। मॉलिक्यूल्स का प्लेस नहीं चेंज होता, यानी ये शिफ्ट नहीं करते हैं, बट अपने प्लेस पर एक कंपन गति शो करते हैं, जिसे
ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। सो बच्चों, इन सभी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के आधार पर हम फाइनली सॉलिड को डिफाइन करते हैं। देन अ सॉलिड इज thus defined as a form of matter in which the ions, atoms or molecules are held so strongly that they cannot easily move past each other. आइए, form which has rigidity and the possess a definite shape and a definite volume. तो इस तरह से हम इनके नेचर के आधार पर इसको डिफाइन कर पाते हैं। देन सॉलिड के बाद चलते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट में और जान पाते हैं कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट, क्या है ठोस प्रावस्था। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ठोस अवस्था यानी द सॉलिड स्टेट मैटर के या पदार्थ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी जो अवयवी कण हैं उनके द्वारा प्राप्त वह स्टेज है, ऐसी अवस्था है जिसमें इंटरस्टियल फोर्स यानी अंतरकणीय बल इतने स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, इतने प्रबल होते हैं कि उनकी जो ट्रांसलेटरी मोशन है यानी जिसको मैंने कंपन गति कहा या स्थानांतरी गति कहा, वह स्टॉप हो जाती है या रुक जाती है। यद्यपि इन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कंपन गति है वह वाइब्रेटरी मोशन अथवा रोटेटरी मोशन के रूप में बनी रहती है। तो इस स्टेट को बेसिकली हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। अगर इन सारे सिम्टम्स को या नेचर को वन वर्ड में डिफाइन करें देन कह सकते हैं कि ठोस अवस्था का गुण इनकी इनकम्प्रेसिबिलिटी यानी असंपीड्यता, इनकी रिजिडिटी यानी दृढ़ता, कठोरता और मैकेनिकल पावर यानी जो यांत्रिक शक्ति है उसको प्रदर्शित करती है। देन वी सेज दैट सॉलिड स्टेट is that state attained by matter in which interparticle forces are strong enough to seize the translatory motion of particles constituting the solid, however vibratory and rotational motion remain continue. So it is in the main focusing points of the state of solid. So according to whole brief point, we classified the matters in their state. बच्चों matters को basically इस state में two parts में जान पाए हम लोग। solid के substance के केस में rigid हैं और दूसरे substance हैं जो fluid हैं। rigid में only solids आते हैं, इन्हीं का study हम लोगों को proper इस unit में करना है, जबकि other substance हैं जो लिक्विड और गैस स्टेट में आते हैं बिकॉज दे आर फ्लोरेटरी, इनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इनमें बहने का नेचर पाया जाता है। हाँ, और एक जरूरी बात यहाँ कि कई सब्सटेंस ऐसे हैं बच्चों जो अपनी स्टेट का इंटरचेंजेस शो करते हैं। मीन्स ये अपनी जो फिजिकल स्टेट है उसको एक को दूसरे में चेंज कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ एग्जांपल लें इन सब्सटेंस के लिए, देन सॉलिड substance change into liquid और लिक्विड सब्सटेंस का चेंज करते हैं बच्चों गैस में, और इसका हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, देख पाते हैं। और ये केमिकल चेंजेस जो है सब्सटेंस के, इस घटना को भी ऑब्जर्वेट कर सकते हैं। सपोज दैट हम आइस पीस लें, बर्फ के टुकड़े लें, आइस पीस लें एक बाउल में या एक किसी इक्विपमेंट्स में, और उसे रूम टेम्परेचर पर रखें या सनलाइट में रख दें, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट होगा। तो हम देख पाते हैं कि जो आइस के पीसेस हैं वो सॉलिड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, देन उनकी जो स्टेट है उस समय वह सॉलिड होगी। बट इन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप के प्रभाव में वे धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं बिकॉज वे वाटर फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सॉलिड सब्सटेंस का लिक्विड में चेंज हुआ, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। देन बच्चों
अगर इस लिक्विड को यानी वाटर को हम हीट देना स्टार्ट करें, गर्म करना स्टार्ट करें, तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर स्टीमिंग स्टार्ट कर देता है। यू नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर इस वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट दे दें तो ये अपनी स्टीमिंग स्टार्ट करेगा, और देन वो जो स्टीम बन रही है वह उसकी गैस स्टेट होगी। तो इस तरह बच्चों हम देख पाते हैं कि ये कुछ सब्सटेंस हैं जो अपनी फिजिकल स्टेट को इंटरचेंजेस भी कर लेते हैं। और इसी तरह कूलिंग या कंडेंसिंग में जाएं, देन स्टीम को कंडेंस करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को कंडेंस करेंगे और ज्यादा ठंडा करेंगे, देन वापस सॉलिड स्टेट में आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये आज का एक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, द सॉलिड स्टेट का। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। आगे की कंटेंट जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे ही चैप्टर और स्ट्रांग होता चला जाएगा, इसलिए क्लास को 1 by 1 मिस मत करिएगा। आज जो L1 लेक्चर कंप्लीट किया हम लोगों ने, इसी को लेकर के आगे L2 में जाएंगे, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि पार्ट 1 में आज स्टार्ट किया है। तो इसे कंप्लीट करें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले कंटेंट के साथ मिलेंगे।